बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया था, जिसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री शामिल थी। आज भी हम जो ब्रांचेस रह गई थी उसको डिस्कस करेंगे, जिनमें आज सबसे पहली जो ब्रांच होगी और ऑल टू ऑल ब्रांचेस जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं उसमें देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री 4th नंबर पर आती हैं। तो आइए देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है ये हमें क्या कहती है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं? स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, किसी सब्सटेंस के जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी जानदार चीज़ में, और जानदार चीज़ों में हमारे पास इंसान भी हैं, जानवर भी हैं और इसके अलावा पौधे भी हैं, प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक चीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे वो मिलाकर बना है। जैसे मैंने आपको H2O की एग्जाम्पल भी दी थी, वाटर की। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो ये उसकी कंपोजिशन कहलाई। तो हम इंसानी जिस्म के अंदर, किसी जानवर के अंदर या किसी प्लांट के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। जैसे आपने एक टर्म पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस, जिसका मतलब होता है कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक किस तरह बनाते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब को, इनके आपस में रिएक्शंस को बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्टडी करती है। तो हम सिंपल वर्ड में इसको क्या कहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी जानदार के स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को और उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री हमारे पास यूज़ कहाँ पे होती है, इसकी एग्जांपल क्या हैं? तो जैसे मेडिसिन्स हैं, फूड साइंस है, एग्रीकल्चर है, यहाँ सब हम क्या करते हैं? बायोकेमिस्ट्री को यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद जो 5वें नंबर पर आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है, ये इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इंडस्ट्री की केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल के ऊपर केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, केमिकल्स बनाए जाते हैं। यानी एक तो वो होता है ना कि हम लैब के अंदर एक छोटे लेवल के ऊपर केमिकल्स को तैयार करते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री लेवल के ऊपर भी केमिकल्स तैयार होते हैं, बहुत बड़े लेवल पर। तो उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कमर्शियल स्केल का मतलब यानी बहुत बड़े लेवल के ऊपर जब हम कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो जो केमिकल हमारे पास बनते हैं इस दौरान, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के दौरान, उसमें
किन केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें ऑक्सीजन आता है, क्लोरीन आता है, अमोनिया आता है और कास्टिक सोडा। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, वो आपकी बुक में भी लिखे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब ये केमिकल जो है, जब ये केमिकल हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये फिर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है और जैसे साबुन है। तो यहाँ पर हम इन केमिकल्स को यूज़ करते हैं जो हमने कमर्शियल स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चर किए हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ है वो हमारे पास आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और इसमें हम न्यूक्लियस, एटम्स के न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो इसके लिए ये बिल्कुल आसान अल्फाज में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपने याद रखना है कि कुछ एटम्स होते हैं हमारे पास जो हाईली अनस्टेबल होते हैं। मैंने क्या चीज़ बोली है कि कुछ एटम्स होते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने की वजह से उनमें से रेडिएशंस निकलती हैं। जैसे अगर आप गौर करें कि अगर ये एक एटम है और ये हाईली अनस्टेबल है तो इसमें से रेडिएशन निकलेंगी कंटिन्यूसली इसमें से जो रेडिएशन निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं, इस एटम्स के न्यूक्लियर प्रोसेस को डिस्कस करते हैं और इसके मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब इसका फ़ायदा हमें क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशंस के ज़रिए इलाज करना, ठीक है। जैसे कैंसर जो है, कैंसर की जो बीमारी है, इसमें रेडिएशंस के ज़रिए एक पेशेंट का इलाज किया जाता है। इसी तरह प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये जो लाइट, जो बिजली जो है हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल पावर होती है, तो इसकी जनरेशन के लिए भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसको यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेवंथ जो है वो हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं और ये इसके अंदर आ गई पहली चीज़ और ये आ गई दूसरी चीज़, ठीक है। ये दो बातें हैं इसके अंदर आपने याद रखनी कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और इन्वायरमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर इंसानों की सरगर्मियों की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो असर होता है, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब ये इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिविंग होते हैं और एक नॉन लिविंग होते हैं, यानी एक बायोटिक होते हैं, एक एबायोटिक होते हैं। बायोटिक मतलब जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, ज़िंदा चीज़ों के बारे में जो है ना बात करते हैं, और एबायोटिक जिसमें हम नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये बायोटिक हैं, ठीक है, ये लिविंग थिंग्स हैं। और टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, एबायोटिक होते हैं। तो बायोटिक जो है वो एबायोटिक के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। देखें ना, इंसान या जानवर या पौधे ये पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह टेम्परेचर भी,
गर्मी होती है, सर्दी होती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गर्मी लगती है, जब टेम्परेचर कम होता है तो सर्दी लगती है। ठीक है, तो बायोटिक जो हैं वो एबायोटिक पर डिपेंड करते हैं। तो ये पहला इसका पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं कि वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। दूसरा कि हम ह्यूमंस के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो वो क्या होता है, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। अगली जो हमारे पास सबसे लास्ट में केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, इसके नाम से ही पता लगता है कि किसी चीज़ को एनालाइज करना। एनालिटिकल का जो लफ्ज़ है ये एनालाइज से निकला है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री वी स्टडी द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। इसमें हम दो काम करते हैं, एक सेपरेशन करते हैं और एक एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसके ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। ये ना आपके पास एक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो आमतौर पर हम अपने घरों में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं ना वो होता है सोडियम क्लोराइड। Na मतलब सोडियम, Cl क्लोराइड। अब ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसकी मैंने सबसे पहले करनी है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये है कि मैं ये साल्ट लूँगा, मैं ये NaCl लूँगा और इस चीज़ को ओके करूँगा कि वाकई इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड मौजूद है। ठीक है, ये मैंने साल्ट का सैंपल लिया, इसको मैंने एनालाइज किया है, कई तरीक़ों से इसके टेस्ट किए हैं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि वाकई इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड मौजूद हैं। तो ये हो जाएगी इसकी एनालाइज। हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये चीज़ सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर सोडियम इतना मौजूद है, क्लोराइड इतना मौजूद है। दूसरी बात आती है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होगा कि आप सोडियम को अलहदा कर दें और क्लोराइड को अलहदा कर दें। ठीक है, कुछ टेक्निक्स होंगी जिसके ज़रिए आप सोडियम को अलहदा करेंगे, क्लोराइड को अलहदा कर देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेपरेशन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि वाकई ये कंपाउंड जो है इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड मौजूद हैं या नहीं हैं। और दूसरा, जब हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ प्रेजेंट है तो फिर हम उसकी सेपरेशन करते हैं, उनको अलहदा करते हैं। इसी तरह अगर आप वाटर लें, वाटर H2O होता है, तो पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि ये वाटर है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जब ये चीज़ पता लग जाएगी कि ये वाटर है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको इसकी सेपरेशन करेंगे, हाइड्रोजन को अलहदा करेंगे, ऑक्सीजन को अलहदा कर देंगे। अब इसका स्कोप क्या है, फ़ायदा क्या है, इसको हम कवर फूड में यूज़ करते हैं, वाटर में, इन्वायरमेंटल में एंड क्लिनिकल एनालिसिस में। ठीक है, जितनी एनालिसिस है वाटर की, क्लिनिकल, इन्वायरमेंटल, कवर फूड, इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए इसको स्टडी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और समझ लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचें और आपके लिए फ़ायदा हो। और अपने क्लास फेलोज़ के साथ, साथियों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।